आज का जो शेयर एनालिसिस है वो है केईआई इंडस्ट्रीज़ के बारे में और हम लोग इस पे यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे कि यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है। हालाँकि ठीक है, इलेक्शन का टाइम है और मार्केट काफ़ी अच्छा यहाँ पे मूव किया है। 3 साढ़े 3% निफ्टी मूव किया और उसके बाद बैंक निफ्टी जो है 4% के अबव है। तो ठीक है, मेरे हिसाब से अगर आपने अभी तक प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो प्रॉफिट बुक 1-2 दिन में आपको कर लेना चाहिए। चलिए पहले केईआई इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसका देख लेते हैं कि इसका न्यूज़ कुछ है कि नहीं। तो अगर हम लोग केईआई इंडस्ट्रीज़ का न्यूज़ में देखें तो जेफरीज़ ने एडजस्ट किया है केईआई इंडस्ट्रीज़ का प्राइस टारगेट कितना कर दिया है, 4770 कर दिया है, जबकि इसका टारगेट कितना था, 3850 था और इसमें इन्होंने कहा है कि कीप्स एंड बाय, ठीक है? तो बाय करने के लिए यहाँ पे जेफरी कह रहा है। ऐसे ही मई तो में रॉयटर्स ने कहा कि ईआई इंडस्ट्रीज मार्च क्वार्टर कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट इसका राइज हो चुका है और अप्रैल 15 में टाउजोस न्यूज़ वायर्स का यहाँ पे आया था इन्फॉर्मेशन कि इंडिया केबल एंड वायर इंडस्ट्री सेट टू बेनिफिट फ्रॉम राइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। तो केईआई इंडस्ट्रीज जो है ये वायर एंड केबल बनाती है, ठीक है? एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि केईआई इंडस्ट्रीज कैसे दिखती है। तो फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख चुका होगा केईआई इंडस्ट्रीज में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये प्रोडक्ट्स केईआई इंडस्ट्रीज बनाती है और यहाँ पे इस ठीक है, इसके एम्बेसडर, ठीक है, आप ठीक है, जान ही रहे होंगे इनका चेहरा। तो ये है केआई इंडस्ट्रीज़, केआई वायर्स एंड केबल्स नाम से इसकी आती है और ये लोग, ठीक है, इस हिसाब से यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं, ठीक है? तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे हैं, केबल्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ केईआई इंडस्ट्रीज़ काम कर रही है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका एक बार एक्सपेक्टेशन देख लेते हैं कि मार्केट पे इसका एक्सपेक्टेशन कितना रहा। तो इसका रिजल्ट मार्च 24 क्वार्टर का इसका रिजल्ट आ चुका था 2 मई 24 को और इसने मार्केट को अर्निंग के केस में सरप्राइज़ किया था 0.35% के हिसाब से और रेवेन्यू के केस में सरप्राइज़ किया था 1.23% के केस में। तो ओवरऑल इसका मार्केट सरप्राइज़ बहुत ही पॉजिटिव है और इसमें न्यूज़ भी काफ़ी अच्छा है। जेफरीज़ ने इसका टारगेट बढ़ाया है और उसके बाद यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर्स की स्पेंडिंग ज़्यादा होगी तो इसलिए वहाँ पे भी इसका न्यूज़ अच्छा है। तो यहाँ पे न्यूज़ और मार्केट सरप्राइज़ के हिसाब से दोनों अच्छे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे इसका टेक्निकल एनालिसिस देख लेंगे, उसके बाद फंडामेंटल में जाएँगे और एफआईआई, डीआईआई प्रोमोटर्स क्या कर रहे हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे और मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि इसका क्या हाल-चाल है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये अपने 10 अ ईएमए जो होता है, जो कि ग्रीन लाइन आपको दिख रहा है, इसके नीचे कभी आया नहीं, ठीक है? अगर मैं बात करूँ तो अप्रैल 21 से ही ये ऊपर भागा ही जा रहा और अगर अप्रैल 21 में ही अगर हम लोग यहाँ पे इसको परचेज़ करके चले होते तो फिर ये कम से कम आपको 750% का रिटर्न तो दे ही दिया होता है। यानी एक हिसाब से मल्टीबैगर स्टॉक साबित हुआ होता। बट इतना बढ़ने के बाद क्या अभी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि नहीं, उसकी हम लोग बात कर लेंगे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे मेरे ख्याल से थोड़ा-सा रिस्क मेरे ख्याल से हो सकता है। बट अगर आप अभी यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे जाना भी चाहते हैं तो फिर जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे देखना पड़ेगा और उसके बाद अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा। तो स्टॉप लॉस जो है मेरे हिसाब से मंथली टाइम फ्रेम पे आपका जो होना चाहिए वो होना चाहिए 3700 के हिसाब से आपका ये स्टॉप लॉस होना चाहिए और टारगेट जो है आप यहाँ पे राइट करते चलिए जब तक यहाँ पे आपका 10 ईएमए के नीचे यहाँ पे ये क्लोज़ ना कर दे, ठीक है? तो तब तक आप यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे राइड कर सकते हैं। हो सकता है ये जो अभी अपने को 750% दिया, हो सकता है वो नेक्स्ट 750% दे दे, ठीक है? इसमें ठीक है, स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमने मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने इसकी एनालिसिस की। अब हम लोग एक बार चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या कैसा पैटर्न बन रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखें तो फिर ऑफ कोर्स यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे हैमर टाइप का बना था यहाँ और इसने सपोर्ट किया था किसको? इसने सपोर्ट किया था यही 10 ईएमए को इसने सपोर्ट किया था और वहाँ से अभी ये ऊपर ही है। तो मेरे ख्याल से वीकली टाइम फ्रेम पे भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है और रूल मतलब कि उसका स्टॉप लॉस और टारगेट सेम रहेगा। आपको यहाँ पे अपना जो स्टॉप लॉस है वो 3700 के हिसाब से ही रख के चलना है और उसके बाद टारगेट जो है जब तक ये 10 ईएमए के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम पे चलता रहेगा, आप यहाँ पे राइट करेंगे। जैसे ही इसके नीचे आएगा, आप यहाँ से एग्ज़िट हो जाएँगे।
तो ये वीकली टाइम फ्रेम का हमने यहाँ पे एनालिसिस किया। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे एक बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर रहा है। तो फिर मेरे ख्याल शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग के लिए ये अच्छा खासा बना पैटर्न है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिर यहाँ पे बार-बार यहाँ पे रेजिस्टेंस को इसने रिस्पेक्ट किया है, और उसके बाद जब उसको क्रॉस किया तो वही रेजिस्टेंस जो है कहीं न कहीं सपोर्ट बन गया। मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो एक सबसे पहले एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बना, उसके बाद ये ऊपर उठने की कोशिश की, जा नहीं पाया। फिर से वही रेजिस्टेंस को इसने रिस्पेक्ट किया और नीचे आ गया। फिर ये उठने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे भी ये ठीक है कामयाब नहीं हो पाया और फिर नीचे चला गया। लेकिन उसके बाद ये उसको ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद कहीं न कहीं वो जो है वही रेजिस्टेंस लेवल को ही सपोर्ट मान के या ऊपर चल रहा है, ठीक है। हालाँकि आज मार्केट काफ़ी अच्छा खासा मूव किया था, लेकिन ये उतना मूव नहीं दिखाया। इसने इसका मूव सिर्फ कितना है, तो 2.63% के हिसाब से। तो ऑफ कोर्स डेली टाइम फ्रेम पे भी ये अच्छा खासा यहाँ पे ठीक है प्राइस यहाँ पे है, और यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी तो ज़रूर बनती है। अब अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन गई है तो फिर अपने को यहाँ पे इसका टारगेट क्या होना चाहिए, इसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, वो हम लोग एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए इसका जो स्टॉप लॉस आपका रहना चाहिए, वो स्टॉप लॉस आप जो है कम से कम कुछ नहीं तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलिए। 3760 दिखा रहा है, ठीक है, 3760 दिखा रहा है। आप जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या रख के चल सकते हैं, 3800 का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के चलना है। और टारगेट क्या होना चाहिए, तो टारगेट जो है यहाँ पे ठीक है, आपके पास ऑप्शन है आपकी। तो ये जो रेड लाइन दिख रहा है जो कि 50 SMA है, 50 SMA के ऊपर जब तक राइट करेगा आप क्लोज करेगा, आप यहाँ पे राइट करेंगे, या फिर 21 EMA जो कि ये ब्लू लाइन है 21 के ऊपर जब तक ये क्लोज करता रहेगा डेली टाइम फ्रेम पे, आप जो है यहाँ पे ठीक है राइट करेंगे। अगर इसके नीचे क्लोज कर दिया तो फिर आप यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नहीं सोचना है कि काश मैंने इसको रख लिया होता, बढ़ गया होता या फिर कुछ और, ठीक है। बस रूल है तो रूल को फॉलो करना पड़ेगा। अब ये तो हम लोगों ने डेली, मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे हमने देख लिया। एक बार हम यहाँ पे चलते हैं, इसका फंडामेंटल भी देख लेते हैं और फंडामेंटल के हिसाब से देखते हैं कि क्या यहाँ पे करेक्ट अपॉर्चुनिटी है बाई करने का कि नहीं। तो KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, NSE पे KEI के नाम से लिस्टेड है। इसका मार्केट कैप 37,782 करोड़ का है। करंट प्राइस इसका 4,187 है। हाई लो इसने 4,350 और 2,048 का लगाया है। अगर हम लोग यहाँ पे नीचे जाएं और 1 ईयर का ट्रेंड देखें तो ऑफकोर्स यहाँ पे ये हायर हाई बना रहा है और हायर लो भी यहाँ पे बना रहा है। अपने 50 DMA से ये ऊपर ट्रेड कर रहा है और ऑफकोर्स ये 200 DMA से ऊपर ही है। 3 ईयर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऑफकोर्स ये अप ट्रेंड में ही है, ठीक है। 5 ईयर्स में भी अप ट्रेंड है, अगेन 10 ईयर्स अप ट्रेंड, और मैक्स में भी अगर हम लोग देखें तो ये अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। इसका प्रोज अगर हम लोग देखें तो कंपनी डेट फ्री है और कंपनी ने बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है जो कि 26.1% CAGR के हिसाब से है पिछले 5 सालों में। कौन सी यही है कि ये अपने बुक वैल्यू से महंगा है 12 टाइम्स, और एक और कौन सी ये है कि इसका प्रोमोटर होल्डिंग जो है डिक्रीज हुआ है पिछले 3 सालों में जो कि 3.26% के हिसाब से है। पेयर कंपैरिजन अगर हम लोग यहाँ पे करें तो सेक्टर केबल्स आता है और इंडस्ट्री में केबल पावर्स आता है, और ये अपने सेक्टर का सेकंड लीडर है। पहले पॉलीकैब इंडिया आता है और उसके बाद KEI इंडस्ट्रीज आता है। तो ये एक हिसाब से सेक्टर लीडर स्टॉक भी है। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट की यहाँ पे बात कर लेते हैं, और अगर हम लोग यहाँ पे दिसंबर 2023 और मार्च 2024 की कंपेयर करें तो फिर यहाँ पे अपने को दिखेगा कि इसका जो सेल्स था वो 2059 था दिसंबर 2023 में, और मार्च में 2319 हो गया, यानी इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 250 से 245 अगेन इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 202 से 227 इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट 151 से 169 ये भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। और अगर हम लोग यहाँ पे इसका EPS देखें ना तो EPS ये अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ठीक है। तो जब भी कोई EPS अपने ऑल टाइम हाई पे चलता है तो फिर वहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी सेट पैटर्न के हिसाब से अपने को दिख जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एक बार आप देख लीजिएगा। हम लोग अब यहाँ पे चलते हैं प्रोमोटर्स FII DI क्या कर रही है वो एक बार देख लेंगे। तो प्रोमोटर्स की अगर बात करें तो दिसंबर 2023 में 37.08% है, और अभी मार्च 2024 में भी सेम है जो कि 37.08% के हिसाब से है। FII जो है 30.95% था और अभी 31% हो गए हैं, यानी कि 0.05% के हिसाब से यहाँ पे इन लोगों का स्टेक
इंक्रीज हुआ है। DII 16.05 से 16.30% हो गया है। 0.25% के हिसाब से इनका स्टेक इंक्रीज हुआ है। यानी ये कहना गलत नहीं है कि FI और DII दोनों लोग इस पे पॉजिटिव है और अपने स्टेक दोनों लोग यहाँ पे बढ़ाए हैं। जबकि प्रोमोटर्स पिछले क्वार्टर में अगर उनका एनालिसिस करें तो फिर उन लोगों ने यहाँ पे सेल नहीं किया है, जो कि अच्छी बात होती है। पब्लिक जो है 15.91 से 15.60% हो गई, पब्लिक ने यहाँ पे अपने स्टेक इंक्रीज किया है। तो ये हम लोगों ने देख लिया, फंडामेंटल इसका एनालिसिस किया, फाइनेंशियल रिजल्ट देखा जो कि बहुत अच्छे हैं, QOQ बेसिस पे भी अच्छे हैं, YOY बेसिस पे भी अच्छे हैं, और इसका प्रोमोटर्स FI DI डेटा भी काफ़ी अच्छा है। तो इसके लिहाज से भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन ध्यान में यही रखना है कि जो स्टॉप लॉस और टारगेट यहाँ पे बताया गया है, जिस हिसाब से यहाँ पे ट्रेड करने को बताया गया है, एंट्री प्राइस जो बताया गया है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो स्टॉप लॉस ठीक है आप को दे जो भी लॉस हो रहा है आपको वहाँ पे देकर जाना होगा। ठीक है, और अगर प्रॉफिट है तो फिर प्रॉफिट बुक करके भी आप यहाँ पे निकलेंगे। ध्यान रहे आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके चलना पड़ेगा, अपने रिस्क को मैनेज करके चलना पड़ेगा। किसी के टिप्स, कॉल्स और रिकमेंडेशन पे भरोसा कभी भी नहीं करना है। बता दूं कि मैं भी कोई यहाँ पे सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। ये मेरा खुद का एनालिसिस है, मेरा ओपिनियन है। आपके ओपिनियन से ये डिफरेंट हो सकता है। आपके माइंडसेट से अगर ये मैच कर रहा है तभी आप यहाँ पे ट्रेड या इन्वेस्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपने इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।